हेलो, गुड इवनिंग सभी को। अपने कृषि रसायन विज्ञान के अंदर पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कृषि रसायन विज्ञान का 7वां अध्याय पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं उसके बारे में अपने पीछे क्या उनके लिए सिद्धांत हैं आवश्यक पोषक तत्वों के लिए, उसके बारे में अध्ययन किया, जाना उसके बारे में। उसके बाद अपने पोषक तत्वों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, उसके बाद उनके क्या कार्य हैं, कार्य के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर धातु और अधातु के बारे में पीछे अपने अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद पोषक तत्वों की मात्राएं, पादप वृद्धि में संबंध की कितनी अगर कमी हो जाए तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद उसमें अपने देखा था क्रांतिक स्तर है कि ऐसा स्तर होता है जहाँ पे जिस तत्व की कमी होती है अगर वो इतनी की मात्रा में दे दिया जाए पादप को कि जिससे उसकी रुकी हुई वृद्धि वापस स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो वो क्रांतिक स्तर था। उसके बाद पर्याप्त स्तर है कि अभी उस पादप के पास वो तत्व पर्याप्त मात्रा में है। और उसके बाद विषैला की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कोई तत्व पादप को उपलब्ध करवा दिया जाता है तो उसका विषैला स्तर, उस पर विषैला प्रभाव उस पर पड़ता है, जिससे वो पादप है वो मर जाता है, वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। और आज का जो अपना टॉपिक है, आज जिसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे वो है पादप में पोषक तत्वों के प्राप्त के स्रोत हैं। पादपों में पोषक तत्वों के प्राप्त के स्रोत, यानी कि कहाँ कहाँ से ये जो पोषक तत्व हैं वो पादपों को कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को अगर देखें तो उसमें थोड़ा बहुत आपको ध्यान लग जाएगा। जैसे ये पादप है, पादप की जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन है, जैसे सहजीवी और असहजीवी पीछे अपने पढ़ा था उसके बारे में आ जाएगा। पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उसके माध्यम से आ जाएगा। जो पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसके माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, और जो अपने इसके अंदर खाद डालते हैं उसके माध्यम से। तो विभिन्न प्रकार से ये जो है पादप हैं वो पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं। पहला, कहाँ कहाँ से तत्व प्राप्त होते हैं पादपों को। तो पहला इसके अंदर दे रखा है खाद एवं उर्वरकों द्वारा। तो जो खाद अपने द्वारा दी जाती है भूमि के अंदर या पादपों को, या उर्वरक जो उसके अंदर डाली जाती है, तो वो वहाँ से उनको जो तत्व हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। खाद, जैसे खाद से आप समझ गए होंगे, जैसे कोई हरी खाद है या गोबर खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, और उर्वरक हो जाएंगे जो रासायनिक उर्वरकें होती हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह। तो उनके माध्यम से पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। खेत में कार्बनिक खाद तथा रासायनिक उर्वरक देने पर पोषक तत्व मृदा में पहुँचते रहते हैं, जैसे गोबर की खाद है, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट, सिंगर सुपर फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश है। तो ये विभिन्न प्रकार की खादें या उर्वरकें अपने दी जाती है फसलों को, पादपों को, जिससे उनको विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है वो प्राप्त होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा है फसल अवशेषों से। अब कुछ फसलें होती हैं जिसके अपने अवशेष होते हैं, यानी कि जो उसमें से अनाज वगैरह होते हैं वो अपने निकाल लेते हैं। उसके बाद उसका भूसा बचता है, जो अवशेष बचते हैं वो उसके अंदर ही खेत के अंदर ही बुवाई कर दी जाती है, जिससे भी उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। पौधों के वानस्पतिक अवशेष, पत्तियां, तना व जड़ के सड़ने से मिट्टी में पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। मृदा सुधारकों द्वारा, मृदा सुधारक जैसे पीछे अपने चैप्टर किया था, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय मृदा। तो जब अम्लीय मृदा की थी, यानी कि जिसमें H+ आयन्स की अधिकता हो जाती है, तो वो अम्लीय मृदा बन जाती है, यानी कि ऊपर जो उसके कोलाइडी कण है उन पे H+ आयन्स अधिशोषित हो जाते हैं, तो वो अम्लीय मृदा कहलाती है। तो उसके सुधारने के लिए अपने चूना मिलाया था, ठीक है, भुजा हुआ चूना, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह थे, उनको अंदर उसके अंदर मिलाया गया था, जिससे क्या होता है कि वो हाइड्रोजन आयन को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह पे कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं।
तो जिससे वो जो अम्लीय मृदा के अंदर सुधार हो जाता है। या फिर लवणीय या क्षारीय मृदा है जिसमें सोडियम की Na+ की अधिकता हो जाती है, तो उसके अंदर भी अपने सुधार किया जाता है जिप्सम के माध्यम से, जिप्सम वगैरह डाल के या उसके अंदर सुपर वगैरह डाल के उसके अंदर सुधार किया जाता है। या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो उसके अंदर डाल के उसमें सुधार किया जाता है। तो वो उन सुधारों की बात कर रहा है जो मृदा को सुधारने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं। भूमि को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि सुधारक प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा मृदा को पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं, जैसे जिप्सम, पायराइट हो गया, FeS2 हो गया, चूना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फोस्फो जिप्सम है, जिप्सम का एक उप उत्पाद होता है गंधक यानी कि सल्फर आदि उसके अंदर मिलाए जाते हैं, जिससे भूमि के अंदर सुधार तो होता ही है, साथ में जो तत्व की कमी है वो उनके माध्यम से उसके अंदर पूरी होती रहती है। उसके बाद है वर्षा जल। तो वर्षा होती है तो वर्षा के अंदर मुख्यतः नाइट्रोजन गैस है वो मिली हुई आती है जो मृदा के अंदर मिल जाती है और वहां से पादपों को प्राप्त हो जाती है। वर्षा के समय बादल के गर्जन व तड़कन से वायुमंडल की बहुत सी नाइट्रोजन पानी में घुलकर मृदा में पहुंच जाती है और यहाँ से पादपों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उसके बाद है दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर, तो ये अपने पीछे चैप्टर किया था। दलहनी फसलों के अंदर यानी कि ग्रंथियां वगैरह बन जाती हैं उनके अंदर, आपने देखी होंगी कि ये पादप होते हैं जिनके अंदर नीचे जोड़ों के अंदर ग्रंथियां बनी हुई होती हैं, वहां से उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो नाइट्रोजन इस तरीके से उनको प्राप्त होता है। दलहनी फसलों की जोड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, इनमें उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर ग्रंथियों में स्थापित करते हैं, जिसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्रिया कहते हैं। तो पीछे अपने ये किया है नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्रिया का चैप्टर था अपना, तो उसके अंदर यानी कि सहजीवी अपने पढ़ा था, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण था, एक सहजीवी था और एक असहजीवी था। तो सहजीवी के अंदर था कि जो जीवाणु होते हैं तो वो जीवाणु क्या करेंगे कि जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ग्रहण करके और पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर स्थिर कर देते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं और वहां से वो कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों से पादपों से कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन के लिए ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। सहजीवी के अंदर जो जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जो जीवाणु ये प्रजाति का नाम है, ये क्या करता है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा और पेड़ पौधों की जड़ों के अंदर यानी कि उनको स्थिर कर दे देगा, उनको दे देगा नाइट्रोजन पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधों से अपने भोजन के लिए जैविक क्रिया के लिए उनसे कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर लेता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रंथियां कौन बनाता है? ये राइजोबियम जीवाणु है, वो ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। इनमें उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर ग्रंथियों में स्थापित करते हैं, यानी कि उनके अंदर वो स्थापित कर देते हैं, उनको सौंप देते हैं जो नाइट्रोजन उन्होंने वायुमंडल से ग्रहण की थी जीवाणुओं ने, जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्रिया कहते हैं। उसके बाद है असहजीवी। तो असहजीवी अपने उसके अंदर पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर असहजीवी। तो असहजीवी में क्या होता है कि ये क्या करेंगे, ये भी करते तो वही है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन ये पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं होते, ये उनसे कार्बोहाइड्रेट ग्रहण नहीं करते। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन एकत्रित करते रहते हैं, उनसे स्थिर करते रहते हैं, अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर जमा करते रहते हैं, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों को प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं देते और न ही पेड़ पौधों से कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऊर्जा लेते हैं जिससे उनका जीवन जापन हो सके। ये उनको नाइट्रोजन को अपने अंदर स्थिर करते रहते हैं, लेकिन जब इनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है मरने के बाद, तो इनमें जो शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो पेड़ पौधों को बाद में प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंदर असहजीवी के अंदर भी दो थे, एक तो बातजीवी था जो वायु की उपस्थिति के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और एक था अबातजीवी जो वायु की अनुपस्थिति के अंदर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसमें दो प्रजातियां, ये एजोडवैक्टर है, ये बातजीवी जो है जीवाणु उनकी प्रजाति आ जाएगी, और क्लोस्ट्रिडियम है जो ये अबातजीवी जो है उनकी ये प्रजाति होती है। असहजीवी जीवाणु वायु में उपस्थित तात्विक नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन का भूमि में यौगिकीकरण करते हैं। पौधों के लिए पोषक तत्वों के स्रोत निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये अपना चित्र था जो मैंने पहले बता चुका हूं। तो ये अपने देखा कि 5-6 प्रकार से ये जो है पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है।
खाद के माध्यम से, उर्वरकों के द्वारा, फसल के अवशेषों के द्वारा, यानी कि जो फसलों की जड़ तना वगैरह बच गए हैं वो सड़ने गलने से प्राप्त हो जाते हैं। मृदा सुधारक जो उसमें डाले जाते हैं, चूना पत्थर है या गंधक वगैरह है, पायरेट वगैरह है, उनके माध्यम से, वर्षा जल के माध्यम से नाइट्रोजन प्राप्त होती है। दलहनी फसलों द्वारा यानी कि सहजीवी और असहजीवी जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का क्रिया इसके अंदर होती है। तो वहां से ये सारे तत्व हैं जो पादपों को प्राप्त होते रहते हैं। उसके बाद है पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य, यानी कि अब जो पौधों को वो तत्व मिले हैं उन तत्वों के क्या क्या कार्य हैं, क्या वो पादपों के अंदर क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में। तो पहला है कोशिका अवयवों एवं उपापचयी यौगिकों के संरचनात्मक तत्व अथवा अंश के रूप में, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो अपने को पता ही है कि प्रत्येक जो संजीव का जो शरीर होता है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जो तत्व ग्रहण करते हैं पादप, उनसे कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसके बाद उत्तक वगैरह बनते हैं, फिर आगे जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास वृद्धि होती है। उपापचयी, तो उपापचयी के बारे में अपने थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं। उपापचय यानी कि उपापचय का परिभाषा क्या होती है, इनका अर्थ क्या होता है, क्या आशय है उपापचय से। तो संजीवों में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया है। उपापचय क्या है? संजीवों में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें संजीव अपना विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं आदि विभिन्न प्रकार की इसी प्रकार की अनुकूलित जो क्रियाएं हैं वो इसके अंदर आती हैं। यानी कि उपापचय के अंदर संजीवों में होने वाली सभी जैविक या रासायनिक क्रिया हैं, जैसे कि विकास करना, वृद्धि करना, प्रजनन करना, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं उपापचय। अब उपापचय आगे दो प्रकार का बंटा होता है, एक अपचय होता है और एक उपचय होता है। अपचय और उपचय, तो अपचय और उपचय दोनों मिलकर ही दोनों का जो मिश्रित रूप है उसको बोलते हैं उपापचय। तो उपचय यानी अपचय के अंदर क्या होगा? अपचय के अंदर बड़े पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं। बड़े पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाते हैं। अब कोई भी बड़ा पदार्थ छोटे पदार्थ में टूटेगा तो वहां से ऊर्जा निकलती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसको कह सकते हैं कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या क्रिया है, जैसे कि श्वसन लेना। उसके बाद आता है उपचय। तो उपचय में क्या होता है कि छोटे छोटे जो अणु है वो मिलकर बड़ा अणु बनाते हैं, यानी कि छोटे जो अणु है वो मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या करता है, जब छोटे अणु आपस में मिलते हैं तो उसमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा देने का मतलब ये एक ऊष्माशोषी क्रिया है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ये अपना छोटा सा टॉपिक है उपापचय। ठीक है, संजीवों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक रासायनिक क्रियाएं, जैसे कि संजीव वृद्धि करना, विकास करना, प्रजनन करना आदि। अपचय के अंदर बड़े पदार्थ छोटे पदार्थों में टूटते हैं तो इसमें ऊर्जा निकलती है, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। उदाहरण इसका श्वसन हो जाएगा। उसके बाद उपचय है। तो उपचय के अंदर छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ये ऊष्माशोषी हो जाएगा, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद दूसरा है ये कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रहते हैं, यानी कि जो कोशिकीय अवयव होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं, अंश होते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से बनाए रखते हैं। कौन रखते हैं? जो ये तत्व अपने उनको प्राप्त होते हैं, जो उनको दिए हैं पादपों को, तो वो तत्व क्या कार्य करते हैं उन्हीं के बारे में अपने अध्ययन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो पादपों के अंदर जाकर। तो पहला था कोशिकाओं को निर्माण करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हैं, जैसे वृद्धि करना, विकास करना, प्रजनन करना, तो उनके अंदर वो सहायता करते हैं। और उसके बाद जो कोशिका की अवयव होते हैं, उनके भाग होते हैं, अंश होते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से बनाए रखते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं अथवा स्थानांतरण करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो ऊर्जा को लेके जाते हैं, लेके आते हैं। एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने में सहायक होते हैं। तो एंजाइम पीछे मैंने बता चुका हूं एंजाइम के बारे में, जो भोजन यानी कि भोजन के पाचन के अंदर बहुत सहायक होती है ये एंजाइम, और उत्प्रेरक की तरह ये कार्य करते हैं। तो इनको उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? तो इनको उत्तेजित करने का कार्य जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं वो इनको उत्तेजित करने का कार्य करते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य, यानी कि जो तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो उनके बारे में विस्तार से चर्चा अपने करेंगे कि क्या वो कार्य करते हैं, किस रूप के अंदर वो पौधों को प्राप्त होते हैं, अगर उनकी अधिकता हो जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर उनकी कमी हो जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके बारे में आगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके का लग रहा है ये अपना स्टडी जो यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद, शुभ दिन।